चलिए स्ट्रेट लाइन की नेक्स्ट आर्टिकल है हम लोगों के पास बाइसेक्टर of angle between two straight lines. ठीक है, एंगल बाइसेक्टर निकालते कैसे हैं? ठीक है, फॉर्मूला तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, लेकिन आप स्टेटमेंट एक बार समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन इमेजिन कर लो, जैसे मान लेते हैं एक लाइन ये है और इसका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। कोई दूसरी लाइन है मान लीजिए इस तरह से l2 और इसका इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 और इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, सॉरी एंगल नहीं, एंगल बाइसेक्टर निकालना है। ठीक है ना, तो एक तो ये बाइसेक्टर होगा इस एंगल का, इस तरह एक बाइसेक्टर इस तरह जाएगा और एक इधर जो एंगल है इसका बाइसेक्टर होगा इस तरह। दो बाइसेक्टर्स आएंगे, लेकिन बाइसेक्टर्स क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाता है। दिख रहा है ना, निकालें कैसे? तो कहता है बाइसेक्टर को समझने के लिए, ठीक है ना, आप कोई पॉइंट ले लीजिए बाइसेक्टर लाइन पर और उससे क्या करिए, दोनों लाइंस पर जो गिवन लाइंस है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए इस तरह से। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, अब देखो तुम्हारे सामने दो ट्रायंगल दिखाई देंगे तुमको। देखिए दो ट्रायंगल दिखेगा, एक ट्रायंगल ये वाला है, ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल ये है। तो इन दोनों ट्रायंगल को गौर से देखिएगा तो वो कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम नजर आएगा। कैसे? तो हम लोग जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं, देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, और बाइसेक्टर होने के चलते क्या होगा, ठीक है, बाइसेक्टर होने के चलते यहां जो एंगल है और यहां जो एंगल, ये दोनों एंगल भी सेम आ जाएगा और बीच का जो साइड है, ये साइड यहां से लेकर यहां तक जो साइड वो कॉमन है। तो यहां का एंगल, ये साइड और ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा ना। तो एंगल साइड एंगल से दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होगा कि ये लेंथ और ये लेंथ यानी दोनों परपेंडिकुलर्स क्या होगा, लेंथ में इक्वल आ जाएगा। बोलो क्लियर है? तो एंगल बाइसेक्टर को एक ऐसे पॉइंट के लोकस के रूप में समझा जाता है जिससे गिवन लाइंस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो दोनों परपेंडिकुलर क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए कि इस पॉइंट को HK के रूप में एज्यूम कर लीजिए, HK। ठीक है, और HK से दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए तो देखो आ जाएगा A1H प्लस B1K प्लस C1 का मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू A2H प्लस B2K प्लस C2 का मॉड डिवाइडेड बाई रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है ना। अब यहां से हटाने में, मॉड को हटाने के लिए क्या करना होगा, तो टू साइड्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट लेना होगा। अब देखिए यहां पर चार जोन बन रहा है। चार जोन कैसे कैसे है, तो एक ये जोन, फिर इधर ये जोन, तीसरा ये और चौथा ये। तो पॉइंट HK जो है, आप इसको ऐसे समझिएगा कि ये L1 और L2 हो सकता है कि दोनों का ये पॉजिटिव साइड हो या दोनों का नेगेटिव साइड हो। तो HK की जो पोजीशन होती है, ये चार जो रीजन देख रहे हो, इसमें कभी दोनों लाइन का पॉजिटिव साइड होगा, इधर आओगे तो हो सकता है कि दोनों का नेगेटिव हो सकता है इधर आने पर एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव हो जाए, इधर आने पर दूसरे का नेगेटिव पहले का पॉजिटिव हो जाए। तो चार केसेस बनते हैं। तो उतना डिटेल में जाने की जगह आप सीधे ऐसे सोचिए कि मॉड के अंदर का ये दोनों टर्म है, या तो दोनों सेम साइन का हो या दोनों अपोजिट साइन का हो। अगर सेम साइन का होगा मतलब दोनों पॉजिटिव है तो मॉड से यूं ही बाहर आ जाएगा, और अगर दोनों नेगेटिव है तो मॉड से बाहर आएगा तो एक एक माइनस लेकर बाहर आएगा, वो कैंसिल हो गया, फिर प्लस ही रह जाएगा। ठीक है, और अगर अपोजिट साइन का होता है मतलब इधर दिस पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा तो ऐसे ही निकलेगा, लेकिन ये बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा। या ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो तो यहाँ प्लस रह जाएगा, यहाँ माइनस रह जाएगा, बात तो वही आएगी। ठीक है,
तो जब इसको हटाते हैं, मॉड हटाते हैं, तो मॉड हटाने पर जानते हैं स्थिति इस तरह की बनती है, a1h प्लस b1k प्लस c1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2h प्लस b2k प्लस c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। प्लस साइन तब रह जाता है जब मॉड के अंदर का दोनों एक्सप्रेशन सेम साइन का हो जाए। इसका मतलब कि दोनों जो है ना, मतलब वो जो एक्सप्रेशन आया है, मतलब एच के, यह जो एच के है, अगर दोनों लाइन के पॉजिटिव साइड में हो या दोनों लाइन के नेगेटिव साइड में, तो फिर यहाँ प्लस साइन आ जाएगा। अगर यही एच के इधर इधर या इधर किसी एक में से ऐसा हो कि एक के पॉजिटिव साइड में हो मगर दूसरे के नेगेटिव साइड में हो, तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, है ना। कुछ लोग इसको अलजेब्राइकली भी ट्रीट करते हैं इस तरह से। देखिए अलजेब्राइकली ऐसे ट्रीट करते हैं कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, आप लिखिए जैसे कहीं लिखा हुआ मॉड p इक्वल टू मॉड q, तो आप स्क्वायर करते हैं, इसको स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर, और तब p बराबर कितना होगा, प्लस माइनस q, है ना। तो ये अलजेब्राइकली समझे। और ज्योमेट्रिकली समझेंगे कि एच के जो है ना, वो चार जगह पे रह सकता है, इधर यहाँ से इस बाइसेक्टर पे, या उसी के इधर वाले एक्सटेंशन पे, फिर इस बाइसेक्टर पर, या इधर वाले पर। तो ये जो चार पोजीशंस है, उसमें चार पोजीशन ये बनता है कि कभी बाइसेक्टर पर जो पॉइंट है वो दोनों लाइन के पॉजिटिव साइड में आता है, कभी दोनों लाइन के नेगेटिव साइड में आता है, कभी एक के पॉजिटिव दूसरे में नेगेटिव, कभी दूसरे के पॉजिटिव पहले में नेगेटिव, मिला जुलाकर बात यही हो जाएगी। तो जब लोकस में कन्वर्ट करोगे इसको, लोकस ऑफ एच के इज क्या हो जाएगा, ये हो जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि L1 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस L2 बाई अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है। तो केवल लास्ट लाइन ही हमको ध्यान देने का, अभी जो कंपटीशन का जो तरीका चल रहा है उसमें केवल ये लास्ट लाइन ही आपको ध्यान देना है। अब इसमें दो बातें आती है कि जो बाइसेक्टर है, अगर जो गिवन लाइन से ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना हो तो कोई ना कोई एक एंगल एक्यूट एंगल होगा, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो इसमें इन दोनों में से कोई एक बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और दूसरा बाइसेक्टर जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। नहीं, तो इनमें से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन है और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कौन है, कैसे पता चलेगा? तो एक लेंदी तरीका है, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल है ना, जनरल केसेस है, उसको देख लेना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक उठा लो, जैसे ये प्लस साइन लेके उठाओ या माइनस साइन लेके, कोई एक उठा लो, और इन दोनों लाइन में से कोई एक लाइन उठा लिए। तो इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे m1, इनमें से प्लस वाला ही बाइसेक्टर उठा लेते हैं, उसका एक स्लोप निकाल लेंगे m2, और दोनों के बीच का एक्यूट एंगल निकालिए। मतलब सपोज दिस इज द बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर और ये लाइन, इसके बीच का ये एंगल निकालेंगे, ठीक है। इसके बीच का एंगल थीटा मानकर लिखेंगे, tan थीटा बराबर m1 इसका स्लोप माइनस m2 इस बाइसेक्टर का स्लोप बाई 1 प्लस m1 m2 मॉड। अगर वैल्यू 1 से कम आ जाएगी तो ये जो थीटा है वो 45 से कम आ जाएगा। इसका मतलब कि ये बाइसेक्टर इस थीटा का डबल यानी 90 से कम रहेगा, तब वो बाइसेक्टर क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। लेकिन अगर वो 45 डिग्री से ज़्यादा आ जाए, ये एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा पाया जाए, इसका मतलब कि इसका डबल ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, तब ये बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसका एक दूसरा शॉर्टकट मेथड है, वो मेथड ही मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए, है ना, उसको इस तरह लिखा जाता है कि बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इन विच ऑरिजिन लाइज, उस बाइसेक्टर को बताइए जिसमें ऑरिजिन आ जाता है। अब इसको ऑरिजिन लाइज का मतलब क्या होता है? तो ऑरिजिन लाइज का मतलब है कि ये दोनों, देखिए ये दोनों एंगल है ना, तो ये ऑरिजिन इस एंगल में है ना, नहीं आया है, इसको देखो इस एंगल में ऑरिजिन आ गया है, इस एंगल,
तो जिस एंगल में ओरिजिन आ गया है स्पेशली उसका बाइसेक्टर निकालना। इसका मतलब हुआ कि हमें इस बाइसेक्टर को चाहिए, है ना, क्योंकि इसी एंगुलर रीजन में ओरिजिन आ गया। समझ आ रही है बात? तो इसका एक मेथड है ना, मेथड इस तरह है। देखिए मेथड इस तरह इसका है। कहता है कि दोनों जो इक्वेशंस हैं उनको एडजस्ट करिए पहले। एडजस्ट द इक्वेशंस ऑफ L1 and L2. Adjust the equations of L1 and ठीक है। एडजस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि साइन सेम करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़े तो करिए, ठीक है। फिर कहता है कि देन द इक्वेशन L1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस L2 बाई रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, है ना, इज the equation of bisector of the angle containing origin। देख रहे हैं ना, बाइसेक्टर का प्लस वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। आफ्टर एडजस्टमेंट्स तब बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ऑरिजिन देता है, ठीक है। इसके बाद एक और भी चीज इसमें कि फर्दर मोर if A1 A2 plus B1 B2 is less than 0, then the angle containing origin is, है ना, एंगल कंटेनिंग ऑरिजिन जो है वो एक्यूट आ जाता है, इज एक्यूट, ठीक है। तो जो बाइसेक्टर तुम देख रहे हो अभी ये वाला प्लस साइन का यूज करते हुए, वो क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन आ जाएगा। और वो एंगल कंटेनिंग ओरिजिन एक्यूट है तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर डायरेक्ट मिल जाएगा। और अगर ऐसा हो कि A1 A2 प्लस B1 B2 ये ग्रेटर 0 आता है, देन द एंगल कंटेनिंग ओरिजिन इज ऑब्ट्यूज, ठीक है। बराबर 0 होगा तब तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, ठीक है। समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन है, दो लाइंस ले लेते हैं, ठीक है। 3x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0, एक लाइन ये और एक दूसरा लाइन ले लिए इस तरह से, है ना, माइनस 5x प्लस 12y प्लस 7 इक्वल टू 0, एक ये लाइन। अगर डायरेक्ट बाइसेक्टर पूछता है तो सीधे सीधे हम लोग को लिख देना है ना, डायरेक्टली 3x प्लस 4y माइनस 2 बाई अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस, और ये एक्सप्रेशन लिखेंगे माइनस 5x प्लस 12y प्लस 7 डिवाइडेड बाई रूट अंडर, है ना, माइनस 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कौन है, तो पिछला शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। या बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ऑरिजिन कौन है, तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ऑरिजिन के लिए सबसे पहले ये जो दोनों का कांस्टेंट देखिए, ये कांस्टेंट दोनों को सेम साइन का बनाना होगा। तो सेम साइन का बनाने के लिए या तो इसमें माइनस मल्टीप्लाई करो ताकि ये प्लस हो जाए, और नहीं तो इसमें माइनस मल्टीप्लाई करो ताकि 7 ही माइनस हो जाए, ठीक है। तो जो चाहे आप कर सकते हैं। चलो मान लो मैं सेकंड में ही चेंज कर देता हूं, देखो ये हो जाए सेकंड वो 5x माइनस 12y माइनस 7 इक्वल टू 0,
ठीक है ना। अब तुम्हारे सामने क्लियर है ये चीज, ये देखो ये कांस्टेंट जो है यहाँ का -7 और -2 सेम साइन का आ गया ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन इज, डायरेक्ट लिखाएगा 3x + 4y - 2 डिवाइडेड बाई √3² + 4² इज इक्वल टू प्लस 5x - 12y - 7 डिवाइडेड बाई √5² प्लस -12 का स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है, ये क्या देगा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ऑरिजिन। अब इसको अपना सिंप्लीफाई करते रहना, ठीक है, आएगा 13 × 3x + 4y - 2 इज इक्वल टू 5 × 5x - 12y - 7, ठीक है। अब ये जो बाइसेक्टर निकला है, ये बाइसेक्टर कैसा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि तुम्हें A1 A2 B1 B2 चेक करना होगा। क्वेश्चन में लौटिए, ठीक है। देखो फर्स्ट लाइन को देखो, 3x + 4y - 2, तो A1 जानते हो कितना है, A1 है 3, B1 कितना है 4, ठीक है। और दूसरे लाइन में आइए, दूसरे लाइन में एडजस्टमेंट के बाद बताओ, नॉट बिफोर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट A2 कितना आया 5, B2 कितना आया -12। इसके बाद हमें देखना है कि A1 A2 प्लस B1 B2 ये कितना हुआ, तो A1 A2 हुआ 3 × 5 15 और B1 B2 हुआ 4 × -12 यानी कि -48। क्या हुआ, ये नेगेटिव हुआ, ठीक है ना। देयरफॉर एंगल कंटेनिंग ओरिजिन इज एक्यूट, ठीक है ना। और ये जो इक्वेशन निकाले हैं हम इसको 1 मान लें, देयरफॉर द इक्वेशन 1 इज द इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। बोलो ठीक है। एक चीज और जान लीजिएगा, जिसको बुक्स में ऐसे कहीं कहीं शायद मेंशन हो, जिसको कहा था इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज। क्या होता है इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज? ये मतलब हुआ कि ऐसी चीजें जो बदले नहीं, ठीक है ना। ये एक्सिस की जो शिफ्टिंग होती है ऑरिजिन की, या एक्सिस के जो रोटेशन है उस पर बेस्ड चाहिए। आप इसको इस तरह समझिए, जैसे मान लो कि यहां हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, ठीक है, और यहां कोई पॉइंट तुम लेते हो P, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट A और B बनता है, ठीक है ना। A और B इतना दूर A हो गया, ये B हो गया इतना दूर, ठीक है ना। लेकिन अगर ओरिजिन को मैं यहां कर दूं इधर, अब यहां ओरिजिन ला दूं, तो कोऑर्डिनेट चेंज कर जाएगा, इस पॉइंट का कर जाएगा ना। और उतना ही नहीं, अगर मैं एक्सिस को इधर ले आऊं इस तरह, तो दोनों निगेटिव आ जा रहा है नहीं। अगर एक्सिस को मैं इस तरह डाल दूं, इस तरह से देखिए ऐसे, इस तरह, अब ओरिजिन यहां आ गया है ना। पहले यहां था O1 O2 O3 अलग अलग हो गया, अब तो कोऑर्डिनेट और चेंज कर जाएगा। लेकिन एक चीज नहीं चेंज करेगी कि अगर ये पॉइंट P है और ऐसा ही कोई दूसरा पॉइंट यहां दिया रहे, तो दोनों ही पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लगातार बदल रहे हैं ऑरिजिन के शिफ्ट करने से या एक्सिस के रोटेशन से, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो ये कभी नहीं बदलेगा। बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो कहता है कि ऑरिजिन के शिफ्टिंग से या एक्सिस के रोटेशन से क्या क्या नहीं बदलेगा, दो फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नहीं बदलेगा। अगर कोई मान लीजिए कि ऐसे दो लाइंस दे दी गई हैं, ठीक है ना, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह ले लो, ये ओरिजिन है, तो दोनों लाइंस का इक्वेशन कुछ और होगा। और अगर हम एक्सिस इस तरह कर दें, है ना, तब दोनों लाइंस का इक्वेशन कुछ और हो जाएगा। बोलो समझ आ रहा ना।
लेकिन एक चीज नहीं बदलेगा कि इक्वेशन भले ही बदलता रहे, दोनों के बीच का एंगल नहीं बदलेगा, क्योंकि ये दोनों फिक्स लाइन है। अगर यहां कोई पॉइंट दे दें तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, लाइन का इक्वेशन बदलेगा, लेकिन ये फिक्स पॉइंट से इस फिक्स लाइन के ऊपर डाला गया जो परपेंडिकुलर, ये नहीं बदलेगा। मेरी बात समझ आ रही है? अगर मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल होने का मतलब कि तीनों साइड्स इसके बराबर हैं, और अगर लेंथ ए है तो वो लेंथ हमेशा ये रहेगा, ये एंगल 60 है ना, हर एक एंगल 60 है। तो हम ओरिजिन को यहां रखें, ओरिजिन इसको एक्सिस मान लें, ये साइड लेंथ ए ही रहेगा, एंगल 60 ही रहेगा, या हम इधर ओरिजिन ले जाएं, इधर इस तरह से, या हम इधर ले जाएं इस तरह से। ये जो ट्रायंगल है इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, साइड लेंथ ए ही रहेगा, एंगल 60 ही रहेगा। तो कहता है इसके फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि कैलकुलेशन को हल्का करने के लिए जनरल सवालों में हम ओरिजिन जहां चाहें ले सकते हैं अपनी इच्छा से, हम जिस लाइन को चाहें एक्सिस मान सकते हैं, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन हल्का करने के लिए जितना इजी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का बन पाए, जितना हल्का कोऑर्डिनेट बन पाए, उतना ही मेरे लिए कैलकुलेशन आसान होता जाएगा। और ये हमारे ऊपर है कि हम जहां चाहें ओरिजिन लें। ये इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज में आता है, ये 2D 3D वेक्टर्स कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चारों जगह यूज होता है। ठीक है, 3D में हमें आएगा कि दो फिक्स्ड प्लेन के बीच का एंगल सेम रहेगा, एक फिक्स पॉइंट से किसी फिक्स्ड प्लेन पर परपेंडिकुलर डालेंगे वो फिक्स रहेगा। बता रही ना समझ में? चलिए पहले हम आपको ले चलते हैं एक सवाल पे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, कहता है कि ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाई द कोऑर्डिनेट्स 0 0, ठीक है, 0 21 एंड 21 0। तो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स, इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स का मतलब हुआ एक्स वाई बोथ इंटीजर, है ना, स्ट्रिक्टली इनसाइड द ट्रायंगल, है ना। मतलब कोऑर्डिनेट जो लेते हैं किसी पॉइंट का, उसमें दो वैल्यू होता है, एक एक्स एक वाई, तो दोनों कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? इंटीग्रल आना चाहिए। तो तुम सबसे पहले क्या करो, कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करके डायग्राम बनाइए, देखिए, ठीक है। ये हो गया 0 0, ठीक है, और इधर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है? 0 21, ठीक है। देखिए इस तरह से आ रहा है, ये हो गया 21 0, और यहां जो पॉइंट है ये क्या है? 0 21, ठीक है ना। इसके अंदर हमको स्ट्रिक्टली चाहिए। इधर गौर से देखो कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन लिख सकते हो, x/21 प्लस y/21 इक्वल टू 1। तो इसका इक्वेशन आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 21, ठीक है ना। अब कोऑर्डिनेट्स काउंट करना है, खाली देखते जाइएगा। जैसे यहां पॉइंट लिए, ये हो गया 1 1 0 देगा, ये हुआ 2 2 0, है ना, 3 0। इस तरह बढ़ते बढ़ते यहाँ आएंगे, कितना होगा? 20, ये तो 21 है। इस 20 के ठीक ऊपर जो पॉइंट आएगा यहाँ देखिए, ये होगा x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 1। यहाँ जो पॉइंट है ये होगा x बराबर 0, y इक्वल टू 1। फिर ये पॉइंट होगा 1 1 2 1 3 1, है ना, इस तरह से। बोले क्लियर है ना। ऊपर से चलते हैं, ये 0 21 था, ये देखो ये है 0 20, और इसके सामने जो पॉइंट आएगा ये हो जाए, बोले कितना आएगा? ये होगा 1 और 20। फिर इसके नीचे आएंगे, ये होगा 0 19, और ये होगा 119, फिर ये होगा 219। यहाँ हो गए, ये होगा 0 18, ठीक है ना, ये होगा 118, ये होगा 218, और ये होगा 318, ठीक है ना। और यहाँ पर आओगे इसके 20 के ठीक पहले यहाँ ये हो जाएगा 19। तो इनसाइड को काउंट कीजिए, देखिए इनसाइड वाला पॉइंट्स काउंट करो, देखो कैसे काउंट होगा। सबसे पहले देखो ये एक पॉइंट आया, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 19 के राइट में, यानी 190।
यहां देखिए 2 पॉइंट हुआ ये, इन साइड देखिए एक ये 118 और ये 218, तो 1 पॉइंट फिर 2 पॉइंट, इसके नीचे 3 पॉइंट, इसके नीचे 4 पॉइंट, इसलिए यहां तक आएगा। तो देखिए ये है 01 और ये कितना 21, तो 01 से लेकर 21 तक 21 पॉइंट हो जाएंगे। देखो ना यहां ऐसे सोचो, 1 के ऊपर है ना, तो 1 2 3 और 20 के पहले कहा 19, 1 2 3 ये कहां जाएगा 19, देखो ये 19 है, ये 20 के पहले, समझ आ रहा है ये। तो इनसाइड जब ट्रायंगल की बात करेंगे तो देखो नंबर ऑफ पॉइंट्स जो आएगा बड़ा हो जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू कितना 19, ये बराबर हो जाएगा 19 × 20 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया वो 190। सिंपल। तो एक और तरीका ऐसे डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, देखिए साइड्स पे देखो शुरू से काउंट कर, देखो ये पॉइंट का कॉर्नर से शुरू करो 1 2 3 4 और नीचे देखो 0 से लेके 21 तक, तो 22 हो जाएगा। 0 से लेके 21 तक कितना हुआ 22, तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 22 बराबर हो जाएगा 22 × 23/2, और उसमें माइनस करना होगा पॉइंट्स ऑन द साइड्स। तो ये देखिए, ये यहां से देखिए किसी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आप जाएं, ठीक है ना। जैसे मान लो ये इसको उठाओ यहां से लेके यहां तक, कितना पॉइंट होगा 22, ये कितना पॉइंट होगा 22, ये कितना होगा 22, लेकिन कॉर्नर तो डबल डबल काउंट हो रहा है, तो 22 इंक्लूडिंग बोथ कॉर्नर्स, 22 इंक्लूडिंग बोथ कॉर्नर्स, 22 इंक्लूडिंग बोथ कॉर्नर, तो होगा 66 - 3 यानी 63, तो ये कॉर्नर डबल डबल काउंट हो गया, तो 66 है ना, 22 22 22 हो गया 66, लेकिन -3 क्योंकि कॉर्नर दो बार काउंट हो गया 63। तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 22 में 63 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देखो। कहता है इफ x1 x2 x3 as well as y1 y2 y3 are in GP with same common ratio, then the points x1 y1 x2 y2 x3 y3 है ना। अब इसमें ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, लाई ऑन एन एलिप्स, लाई ऑन अ सर्किल, और डी में आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो आप ऐसा करिए कि कॉमन रेशियो को देखो, सॉल्यूशन आते समय सबसे पहले कॉमन रेशियो को मान लो कुछ, लेट कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर। ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि x2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी x1r, x3 जो है वो होगा x1r², y2 की वैल्यू हो जाएगी y1r और y3 हो जाएगा y1r²। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें। ठीक है, हाफ इस तरह करके x1 y1 1, x2 के बदले हो जाएगा x1r, y2 के बदले y1r 1, x3 के बदले x1r², y3 के बदले y1r² 1। अब देखिए कि फर्स्ट कॉलम से r1 x1 को बाहर निकाल दिए फर्स्ट कॉलम से, और सेकंड कॉलम से y1 को बाहर निकाल दिए, तो आएगा 1r r², 1r r², 1 1 1। देखो तो ये 0 हो जाएगा डिटरमिनेंट, क्योंकि दो कॉलम आइडेंटिकल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो रहा है, इसका मतलब पॉइंट्स क्या होगा कोलिनियर हो जाएगा, है ना। सो दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बहुत सिंपल था, कुछ नहीं है, खाली कॉमन ऐसे एज्यूम करके कोऑर्डिनेट डाल देना था, स्ट्रेट लाइन। देखो कहता है द नंबर ऑफ
integral values of m for which the x coordinate of the point of intersection of the lines 3x plus 4y equal to 9 and y equal to mx plus 1 is also an integer is dash। देखो दो स्ट्रेट लाइन दे दिया है और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, जाहिर है वो m के टर्म्स में आएगा, ठीक है ना। तो ये तो बहुत सिंपल था, ठीक है ना। क्या करोगे, फर्स्ट लाइन जो है ना 3x प्लस 4y इक्वल टू जो 9 है, 3x प्लस 4 इंटू इसमें y की वैल्यू आप डाल दिए mx प्लस 1 इक्वल टू 9। तो आप देखिए कि 3 प्लस 4m इंटू एक्स इक्वल टू 5 आएगा और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4m। तो बहुत रास्ते हैं, यहाँ देखो m की इंटीग्रल वैल्यू डालनी है ताकि x इंटीजर आ जाए। तो x इंटीजर आने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ ऐसे कैलकुलेट किया था कि x इंटीजर लाना है और 5 अपॉन समथिंग है, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है 3 प्लस 4m वो 5 को डिवाइड करना चाहिए। तो 5 को डिवाइड 2 ही करेगा, या तो खुद 5 माइनस 5 या 1 या माइनस 1 नहीं। तो 3 प्लस 4m की वैल्यू आपको डालना होगा प्लस 1 माइनस 1 प्लस 5 और माइनस 5, क्योंकि यही 4 वैल्यू है जो कि हम डालेंगे तो 5 जो है ऊपर में वो कट पाएगा और रिजल्ट इंटीजर आ पाएगा। अब इसमें से देखेंगे कि ऐसा करने से m का इंटीजर वैल्यू कौन देता है। तो पहला सा देखिए, फर्स्ट में m का वैल्यू कितना आता है -12, ये छूट जाएगा। दूसरे से देखिए m का वैल्यू कितना आएगा -1, आ रहा है ना, 5 डालिए, यहां से m का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2, ये भी छूट जाएगा। -5 में देखिए, इसमें 3 प्लस 4m को -5 करो तो 4m आ जाएगा -8, m का वैल्यू आया कितना आएगा बोलो तो -2, है ना। कितना आंसर आया, आंसर हो जाएगा 2। तो देयर आर 2 कोऑर्डिनेट्स। चलिए अगली एग्जांपल की ओर चले हम लोग, ठीक है। कहता है द लाइन L has intercepts A and B on the coordinate axis कहता है when keeping the origin fixed, when keeping the origin fixed the coordinate axes are rotated through a fixed angle, then the same line has intercepts P and Q on the rotated axis, then the relation between A, B, P and Q is, ठीक है। यही चीज ऑप्शन में रहती है, मैं डायरेक्टली दे रहा हूं A, B, P, Q, ठीक है। समझिएगा इस तरह से कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है आपके सामने, इस तरह x y हो और कोई स्ट्रेट लाइन मान लिया ऐसे है, ये स्ट्रेट लाइन, इसने यहां A और B पर काटा। क्वेश्चन कर रहा है कि ओरिजिन को फिक्स रखिए लेकिन एक्सिस को रोटेट कर दिए थ्रू ए सर्टेन एंगल। तो एक्सिस को जब रोटेट करेंगे तो ओरिजिन से एक नई एक्सिस बन जाएगी इस तरह से, ऐसे देखिए इस तरह से,
एक नई एक्सिस, दूसरा यहां एक नई एक्सिस, इस तरह से। और न्यू एक्सिस जो है, ध्यान दीजिए, इस न्यू एक्सिस को तुम अपनी सुविधा के लिए कैपिटल एक्स कैपिटल वाई नाम दे दो, ठीक है ना। अब यहां जो इंटरसेप्ट है ये हो गया P और ये हुआ Q। क्या चीज नहीं बदली है? वो लाइन अपनी जगह फिक्स था, ऑरिजिन अपनी जगह फिक्स्ड है, तो दो चीजें नहीं बदल रहा है। एक ऑरिजिन नहीं बदल रहा है, दूसरा स्ट्रेट लाइन का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो दोनों ही अवस्थाओं में क्या होगा, आइदर इन द ओल्ड सिस्टम और इन द न्यू सिस्टम, इन बोथ सिस्टम द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन बोथ आर ऑफ द सेम वैल्यू, है ना। तो आपको क्या करना था कि पहले लाइन लिखो इनिशियल, तो वो ऐसे लिखाएगा x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1, नहीं, और इस पे परपेंडिकुलर डालिएगा फ्रॉम द ओरिजिन, जो ओरिजिन है इस ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो परपेंडिकुलर लिखाएगा, देखो 0 प्लस 0 माइनस 1 इसका मॉड बाई अंडर रूट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। उसके बाद हम लोग न्यू सिस्टम में जाएंगे। जब न्यू सिस्टम में जाएंगे तो इक्वेशन ऐसे लिखाएगा कैपिटल एक्स बाई पी प्लस कैपिटल वाई बाई क्यू इक्वल टू 1, किसका? उसी लाइन का। तो उसी लाइन के दो इक्वेशन है, लेकिन लाइन बदला नहीं है, इक्वेशन बदला है, लाइन नहीं बदला है, ओरिजिन भी नहीं बदला है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट नहीं बदला है। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर ओरिजिन से उस लाइन पे नहीं बदलेगा। और अब जो परपेंडिकुलर लिखेंगे इसका, वो देखो परपेंडिकुलर आएगा 0 प्लस 0 माइनस 1 मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 बाई क्यू स्क्वायर। और इन दोनों को हम क्या करना होगा, इक्वल कर देना होगा। जैसे ही इक्वल करेंगे हमारे पास रिलेशन आ जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 बाई क्यू स्क्वायर। अब देखिए सेम क्वेश्चन 3D में इस तरह से आएगा कि एक वेरिएबल, एक प्लेन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड को ए बी सी पर काटता है, फिर ओरिजिन को फिक्स करते हुए एक्सिस को रोटेट किया गया। अब वही प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को पी क्यू आर पर काटता है, तो ए बी सी पी क्यू आर में रिलेशन बताइए। तो वहां भी यही करना होगा कि प्लेन का इक्वेशन दो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग लिखना होगा और ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल के बराबर करना होगा, ठीक है। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़े हम लोग। कहता है द स्ट्रेट लाइन 2x plus 3y equal to 12 meets the x axis at A and y axis at B. कहता the line through phi 5 and perpendicular to AB. The line through phi 5 perpendicular to AB meets the axis and the line AB at C, D, E respectively. कहता find the area of the figure OCEB, है ना, O is origin, जिसमें O origin है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, आपको ध्यान देने की जरूरत है इसमें। जैसे देखिए स्ट्रेट लाइन में देखो x जीरो करोगे, स्ट्रेट लाइन में जैसे ही x जीरो करते हैं तो y आ जाता है 4, y इंटरसेक्ट 4 आ गया, तो 0 4 एक पॉइंट बनाएंगे। फिर y जीरो करते हैं तो x आ जाता है 6। तो एक स्ट्रेट लाइन देखो यहां से बना, ये मान लो जैसे ये 4 हुआ, यहां 4 लेंथ काटा, ये 0 4 हो जाएगा, यहां 6 ले काट लेते हैं। तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन ऐसी बनी, ये हुआ 6 0। ये स्ट्रेट लाइन हुआ 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, और यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है आपको 5 5, और इधर ले ले चलो 5 5, ठीक है, एक पॉइंट है 5 5। तो कहता है द लाइन थ्रू 5 5 परपेंडिकुलर टू AB, यह जो AB है A और B, ये AB
इस लाइन ने एक्स एक्सिस को ए पर काटा, वाई एक्सिस को बी पर काटा। 5 5 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर है। लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी, मैं इसको थोड़ा सीधा कर दूं। चलो भाई इधर ले लो, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर है यहां पर। तो कहता है ध्यान दीजिएगा, लाइन थ्रू 5 5 परपेंडिकुलर टू ए बी मीट्स द एक्सिस, एक्सिस से मिलता है। तो जैसे ही कहता है मीट्स द एक्सिस, तो पहले एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस। तो मीट्स द एक्सिस मतलब पहले एक्स एक्सिस से देन वाई एक्सिस से, एंड द लाइन ए बी, कहता है 5 5 से जो लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी ड्रॉ किएगा, मीट्स द एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस एंड देन ए बी एट द पॉइंट सी डी ई। तो पहले एक्स एक्सिस से मिला ये पॉइंट सी हुआ, फिर वाई एक्सिस से मिला ये पॉइंट डी हुआ, और फिर ए बी से मिला ये पॉइंट ई हुआ। बोले समझ आया? तो कहता है ओ ओरिजिन है, तो फिगर ओ सी ई बी, देखिए ये हुआ ओ सी ई बी, यहां देख लीजिए, इसका एरिया आपको निकालना है। ओ सी ई बी दिख रहा है ना, ओ सी ई बी। तो इसके लिए क्या करना होगा, बहुत सिंपल तो है, कोऑर्डिनेट निकालो सब निकल जाएगा। नहीं, आप इस इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते है ना, और देखो यहाँ एक ट्रेपीजियम बनेगा, ये ट्रेपीजियम, इस ट्रेपीजियम का एरिया तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे भाई? तो ये हाइट 4 और ये हाइट, दोनों हाइट का एवरेज कर देंगे और ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ट्रेपीजियम का एरिया और उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया, मेंसुरेशन का यूज करो ना, इस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन जो लाइन है ना, तो बताइए लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी इज, क्या लिखेगा? तो लिखेंगे y माइनस y1 5। स्लोप बताइए कितना होगा? तो देखो कि ए बी का जो स्लोप है ना, ए बी का वो हो गया है -2/3। स्ट्रेट लाइन से स्लोप डायरेक्ट निकाल देंगे, तो परपेंडिकुलर टू ए बी का स्लोप निकलेगा 3/2 इंटू एक्स माइनस 5। तो देखिए हो जाएगा 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 15, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 2, ठीक है ना। और जो गिवन लाइन है, मतलब ए बी जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 1 था। अब इन दोनों को जैसे ही तुम सोल्व करोगे, x निकल आएगा, y निकल आएगा, और ये जो है ना क्या देगा बताओ तो, पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट्स दे देगा। बोलो देगा ना पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। मान लीजिए अल्फा बीटा आया, सपोज करिए कि हम इसको अल्फा बीटा इमेजिन कर लें, तो यहां पर देखो ये अल्फा हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगी इसकी, इसको जो हाइट है वो हो जाएगी बीटा। यहाँ देखिए ये हाइट जो है ये बीटा हो जाएगा। तो एरिया ऐसे लिखोगे 4 प्लस बीटा बाई 2 इंटू अल्फा माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको सी निकालना पड़ेगा। कैसे सी निकलेगा? तो इस स्ट्रेट लाइन में y0 करोगे, सी निकल जाएगा। नहीं, दूसरा तरीका है कि इस पूरे ट्रायंगल का एरिया ले लो, ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया ले लो, और इस सी का एक्स कोऑर्डिनेट निकाल कर इसका बीटा निकल जाएगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया घटा दो। क्या रे? तीसरा तरीका है कि इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो और उसमें से ये ट्रायंगल घटा दो। नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है अ वेरिएबल स्ट्रेट लाइन passes through the given point P alpha beta and cuts the coordinate axis in points A and B respectively if the parallelogram OABC is completed
देन फाइंड द लोकस ऑफ द वर्टेक्स सी। देखिए लोकस के कुछ क्वेश्चंस बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत बढ़िया कंसेप्ट बनाता है। लोकस का सवाल जो होता है ना वो बहुत आसान हुआ करता है थोड़ा कंसेप्ट ध्यान देने पर। ये तो बहुत हल्का सवाल मैं बता रहा हूं आपको। कहता है एक वेरिएबल लाइन है जो कि एक गिवन पॉइंट से पास कर रहा है। सिचुएशन देखो किस तरह का सिचुएशन है इसका। ठीक है, जैसे एक पॉइंट पी से एक वेरिएबल लाइन गुजराया से, देखिए ये पॉइंट हुआ पी अल्फा बीटा, इस पी से इनफाइनाइट लाइंस गुजरेगा। ठीक है, ये ओरिजिन हुआ, यहां ए है, ये बी है, तो कहता है ए पैरेललोग्राम ओ ए बी सी इज कंप्लीटेड। इसका मतलब सी इधर कहीं होगा लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, इधर साइड में। इस तरह से, और यहां से एक पैरेलल लाइन जाके यहां काटेगा, ये हुआ सी, एक पैरेललोग्राम बन गया। और इसका लोकस निकालना है, तो जिसका लोकस निकालना उसको एच के मान लीजिए। हमेशा ध्यान रखना कि रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, इसमें डायगोनल्स एक दूसरे को मिड पॉइंट पर काटते हैं। तो जब भी किसी वर्टेक्स को लोकस निकालना होगा मिड पॉइंट का कंसेप्ट जरूर यूज करना, उसमें कैलकुलेशन हल्का होता है। ठीक है ना, तो क्या करो कि ओ ए की लेंथ ए मान लेते हैं, देखो ये हो जाएगा ए जीरो, ओ बी की लेंथ बी मान लेते हैं, ये हो जाएगा जीरो बी। ठीक है ना, अब बताओ तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ए बी का इक्वेशन तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। देखो तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, और चूंकि ये गिवन पॉइंट अल्फा बीटा से पास कर रहा है तो ये हो जाएगा अल्फा बाई ए प्लस बीटा बाई बी इक्वल टू 1। मार्क कीजिएगा, इसमें अल्फा बीटा गिवन है, अननोन क्या है, ए और बी। पॉइंट पी फिक्स्ड है और पॉइंट पी से इनफाइनाइट लाइंस गुजरेंगी, तो ए और बी बदलता जाएगा, नहीं अल्फा बीटा थोड़ी बदलेगा। ठीक है, अब मिड पॉइंट का कंसेप्ट यूज कीजिए। यहां से देखिए, यहां से मिड पॉइंट को मिलाओ, ऐसे ऐसे डायगोनल्स एक दूसरे को मिड पॉइंट पर काट रहा है। चलिए यहां से इस तरह से, इस तरह, ठीक है ना। मिड पॉइंट कंसेप्ट कैसे यूज होगा, तो यहां से देखो, तो ज्योमेट्रिकली भी बना सकते हो। देखो ये इधर राइटवर्ड ओ ए बराबर बी सी है, लेकिन ए देखो राइटवर्ड है और ये किधर है, लेफ्टवर्ड है, तो एच जो होगा वो माइनस ए के बराबर हो जाएगा। फिर देखो सी की जो हाइट होगी एक्स एक्सिस से, वही हाइट ओ बी की होगी, तो के बराबर बी आ जाएगा। इसी को तो मिड पॉइंट कंसेप्ट अगर लगाते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि एच प्लस ए अपॉन 2 इक्वल टू, ऑरिजिन में देखो क्वाड्रेंट है 0, तो होगा 0 प्लस 0 बाई 2। ठीक है ना, क्या बात समझ आ रही है। तो देखोगे कितना आएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा माइनस एच हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप आएंगे के, पॉइंट सी का वाई कोऑर्डिनेट के, पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट 0 बाई 2 इक्वल टू पॉइंट बी का वाई कोऑर्डिनेट बी और पॉइंट ओ का वाई कोऑर्डिनेट 0 बाई 2, तो देखो कितना आ जाएगा, के इक्वल टू बी आ जाएगा। अब यह जो ए है और यह जो बी है, देखिए ए और बी को रिप्लेस करना है किसमें, इस इक्वेशन में आकर, नहीं तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट अल्फा बाई क्या, ए के बदले माइनस एच, बीटा बाई बी के बदले के इक्वल टू 1। तो लोकस जो आएगा, लोकस इज आ जाएगा, देखिए अल्फा अपॉन माइनस एक्स प्लस बीटा अपॉन वाई इक्वल टू 1, ये लोकस आ जाएगा। ठीक है, एक और भी तरीका है, आप खुद से करिएगा, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि जैसे ही गिवन पॉइंट से लाइन गुजरने की बात कही जाती है, इसका स्लोप वेरिएबल हो जाता है। इसका वेरिएबल स्लोप एम एज्यूम कर लो, तो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन थ्रू पी क्या लिखोगे, वाई माइनस बीटा इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस अल्फा। उसमें वाई जीरो करके यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा, एम में आएगा, एक्स जीरो करके यहाँ वाई कोऑर्डिनेट निकलेगा, वो भी एम में आएगा, और तब मिड पॉइंट का कंसेप्ट लगाइएगा और एम एलिमिनेट कर दीजिएगा। ठीक है ना, हालांकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल with AB equal to AC if D is
द मिड पॉइंट ऑफ BC, E foot of perpendicular drawn from D to AC, and F the midpoint of DE. कहता है prove that AF is perpendicular to BE. एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में तुम्हें पता होगा कि इक्वल साइड्स जिस वर्टेक्स पर मिलता है ना, देखिए यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं तो सामने वाले को क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है, तो ये लेंथ बराबर हो जाता है, ठीक है। अभी देखो एक जनरलाइज टाइप का क्वेश्चन है कि कोई भी एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस, उसमें ए बी AC बराबर है। चलो हम यहीं से शुरुआत करते हैं, इस तरह से। चलिए ये ट्रायंगल रहा है ना, ये ए रहा, ये बी, ये सी। अब ए बी AC बराबर है हमारे पास, ये दोनों बराबर हैं। चलिए हमें ये भी मालूम है कि ए से परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसको बाइसेक्ट कर जाएगा, ठीक है। और BC का मिड पॉइंट जो है वो D है, क्वेश्चन में D दिया हुआ है। अब देखिए ओरिजिन हम कहां लें, किधर एक्सिस लें, ताकि कैलकुलेशन बिल्कुल इजी हो जाए, और ये हमारे ऊपर है। क्यों? ड्यू टू इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज। बात आ रही है समझ में ना। तो हम क्या करेंगे, BC को ही एक्स एक्सिस मान लेंगे, और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको वाई एक्सिस मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसा करने से कोई भी प्रॉपर्टीज, कोई भी फीचर लॉस्ट नहीं होती है। कहता ना, इसका जो जनरलाइज्ड कैरेक्टर है ना, मतलब इसके समस्त गुण एज इट इज रह जाते हैं त्रिभुज के, है ना। ओरिजिन हम कहीं लें, एक्सिस किसी भी प्रकार लें, लेकिन तब क्या करना है, कैलकुलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए हम जहां चाहे ले सकते हैं, ठीक है। तो BC को एक्स एक्सिस मान लिया, और वर्टेक्स A से जो परपेंडिकुलर डाला उसको वाई एक्सिस मान लिया, वो D पर मिलेगा, तो D ही ओरिजिन का काम कर जाएगा यहां पर, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि D द मिड पॉइंट ऑफ BC, E फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम D टू AC, तो D से AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, और ये E है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। उसके बाद कहता है F इज द मिड पॉइंट ऑफ D, देखो यहां F हुआ, DE का मिड पॉइंट F। और अब कहता है प्रूफ कीजिए कि AF इज परपेंडिकुलर टू B, यानी A से मिलाओगे F को, देखो ऐसे AF, A टू F, ये मिलाइए, AF इज परपेंडिकुलर टू B, B से E को मिलाओ ऐसे, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री, AF इज परपेंडिकुलर टू B, इस तरह से। अब देखो कैसे निकाला जाए इसको, मैं स्टेप्स समझाता हूं, स्टेप्स पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले क्या करो कि BC की लेंथ 2a एज्यूम कर लो, तो C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा A0, B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -A0, BC की लंबाई 2a हो गई। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है ना, उसको 0B ले लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद क्या करो कि AC का इक्वेशन बताओ, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ AC। डायरेक्टली लिख सकते हैं x अपॉन A प्लस y अपॉन B इक्वल टू 1, और ये आ जाएगा bx प्लस ay इक्वल टू AB, है ना, इक्वेशन 1 होगी। अब तुम ये भी बता सकते हो कि स्लोप ऑफ AC कितना है, तो -b/a, और इसीलिए हम स्लोप ऑफ D निकाल रहे हैं जो इसका परपेंडिकुलर है, तो हो जाएगा a/b। नहीं, फिर हम D का इक्वेशन निकालेंगे, सो D इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू AC, एंड देयरफॉर द स्लोप इज a/b एंड पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। तो डायरेक्ट इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू mx, क्योंकि C तो है नहीं, ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो y इक्वल टू a/b, है ना, ऐसा लिखेंगे a/b इंटू एक्स, ये आ जाएगा by इक्वल टू ax, ये इक्वेशन 2। अब बताओ इक्वेशन 1 और 2, यानी AC एंड DE, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट E मिल जाएगा। तो आप लोग खुद करिएगा, मैं रास्ते बता दे रहा हूं। सॉल्विंग 1 एंड 2 गिव्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट E, और इस कोऑर्डिनेट को थोड़ी देर के लिए मैं एज्यूम कर ले रहा हूं अभी, अल्फा बीटा। बात समझ रहे हो ना, अल्फा बीटा एज्यूम कर लेना। बताओ F का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे,
एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी, ये अल्फा बाई टू, अल्फा प्लस 0/2, अल्फा बाई टू, बीटा प्लस 0/2, बीटा बाई टू, बोलो निकल जाएगा ना। अब आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है, जब एफ का कोऑर्डिनेट मालूम है, ई का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो हमें सिर्फ इतना करना है कि एफ का स्लोप निकालना है, बी का स्लोप निकालना है, और वो कैंसिल होकर -1 हो जाएगा। जैसे ही होगा परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएगा।